नमस्कार मित्रों, आज सच्चाई सरदार पटेल की के तीसरे एपिसोड में हम प्रवेश कर रहे हैं और मैं हरी देसाई आप सबका स्वागत करता हूं। युवा पीढ़ी को विशेष रूप से मैं तथ्यों के आधार पर, सत्य के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर और सरदार पटेल ने स्वयं क्या कहा था उस दृष्टि से सत्य को उजागर करने की और प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो झूठ के पुलिंदे फैलाए जा रहे हैं वो बेअसर हों। आप कम से कम हमारे एपिसोड से जुड़े और लोगों को जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इन एपिसोड्स को प्रसारित करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि और लोगों को भी सत्य और तथ्य बिना किसी के प्रति अहोभाव या हीन भाव से मालूम पड़े। आज हम कुछ ऐसे मसले लेने जा रहे हैं कि सरदार पटेल के बारे में आम तौर पर यह कहा जाता है, कुछ लोग उनकी छवि भी ऐसे चित्रित करने की कोशिश करते हैं कि सरदार पटेल मुस्लिमों के विरोधी थे, सरदार पटेल उर्दू के विरोधी थे, सरदार पटेल हिंदुओं के ही नेता थे। ये सब गलत फहमियों को हमें दूर करना चाहिए और तथ्यों के आधार पर आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो कोलकाता का उनका जो जनवरी 48 का जो भाषण ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया जा रहा है, उस भाषण में से कुछ अंश को मिटाकर सरदार पटेल को हिंदुओं के समर्थक और मुस्लिमों के विरोधी के नाते प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है। मेरे पास वो भाषण की पूरी टेक्स्ट है और मैं भली भांति जानता हूँ कि उसके हिंदी संस्करण भी मेरे पास है और ये जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल उसका 13वां वॉल्यूम जो है, उसमें ये भाषण पूरा का पूरा भाषण उसमें प्रकाशित हुआ है। और सरदार साहब जनवरी 1948 में कोलकाता से फिर लखनऊ गए और लखनऊ में जाकर उन्होंने जो भाषण किया उसका भी पूरा का पूरा वृत्त हमारे पास है। और इन दो भाषणों ने सरदार साहब की जो बात थी उसको लेकर महात्मा जी के पास काफी कुछ शिकायतें पहुंचाई कि सरदार तो मुस्लिमों को देश छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। तो गांधी जी ने सरदार का बचाव करना पड़ा और सरदार को बहुत बुरा लगा कि बापू आप मेरा कब तक बचाव करते रहोगे, क्योंकि मैं जो सही बात होती है वो सही बात को सीधा सीधा बोल देता हूं और मैंने गलत क्या कहा है। मगर आपके पास शिकायत लेकर जो लोग आते हैं और आपको मेरा बचाव करना पड़ता है, ये मेरे लिए भी शर्मिंदगी की बात है। पहले मुसलमान महात्मा गांधी को अपना दुश्मन करार देते थे और अब वो मेरी बारी आ गई है। ये सरदार पटेल के शब्द थे और उन्होंने जो कहा था उसके कुछ अंश में प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि वो भाषण तो हिंदी में था और मेरे पास हिंदी और अंग्रेजी दोनों में वो भाषण उपलब्ध है। उन्होंने ये कहा था कि मैं मुस्लिमों का सही हमदर्द हूँ, मुस्लिमों का सही हमदर्द हूँ, हालांकि मुझे उनका सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया जाता है। मैं सीधा सीधा बात करता हूं, शब्दों को गोल मटोल
करके बात नहीं करता और मैं सीधा सीधा स्पष्ट रूप से जो मेरे मन में आए वो बोल देता हूं। और मैं ये मानता हूं कि इस देश में जो लोग रहते हैं उनकी अपनी जो निष्ठा होनी चाहिए तो इस देश के प्रति होनी चाहिए, ये बात बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। और उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान का ये प्रचार है कि पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश वो भारत में हो रही है। तो सरदार साहब ने कहा था कि पाकिस्तान यदि स्वर्ग जैसा बन जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है, मगर उनको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान के दुश्मन वो पाकिस्तान में ही बैठे हैं, बाहर नहीं। और मेरे ख्याल से सरदार के वो शब्द इतने दशक के बाद में सही साबित होते हैं, हमें प्रतीत होते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यदि टूटेगा तो वो अपने पापों के कारण, अपनी गलतियों के कारण वो टूटेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में टू नेशन थियरी, जिन्ना साहब की जो टू नेशन थियरी थी, हिंदू एंड मुस्लिम्स दे आर टू सेपरेट नेशंस। आपको मालूम है कि जिन्ना साहब की ये थियरी थी और 1940 के मार्च में लाहौर में ये प्रस्ताव पारित हुआ था, पाकिस्तान का प्रस्ताव, जिसमें पाकिस्तान शब्द नहीं था मगर मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग का प्रस्ताव था, जो फजलुल हक ने रखा था। आपको मालूम है फजलुल हक बंगाल के प्रीमियर थे और 41-42 में वो फिर से प्रीमियर बने बंगाल के, जिनकी सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। जब कांग्रेस वाले जेल में थे तब हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की सरकारें अलग अलग प्रांतों में थीं। हालांकि उस वक्त फजलुल हक ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी, मगर बेसिकली वो मुस्लिम लीगर थे और बाद में भी मुस्लिम लीगर हुए। ये बात हमें भूलना नहीं चाहिए। बंगाल में भी फजलुल हक और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सरकार थी, सिंध में भी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार थी। और मार्च 1943 में सिंध असेंबली में, प्रांतिक असेंबली में जो पाकिस्तान का प्रस्ताव जब पारित हुआ तब वहां पर मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की संयुक्त सरकार थी। वायव्य प्रांत में भी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की संयुक्त सरकार थी। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। तो सरदार साहब जो कहते हैं कि टू नेशन थियरी, जिसकी नींव नवाबों के नगर लखनऊ में रखी गई, तो वहां के जो लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं वहां के, उन्होंने पाकिस्तान का निर्माण करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हमें याद रखना चाहिए और इट वॉज अ फैक्ट, उसको कोई नकार नहीं सकता है। यानी उस वक्त सरदार साहब ने जनवरी 1948 में कोलकाता में कहा ये, और लखनऊ में भी कहा, तो इसमें बुराई क्या थी? वो सत्य तो था। उन्होंने कहा कि कोलकाता में वो जो डायरेक्ट एक्शन डे, यानी 15-16 अगस्त 1946 जिन्ना ने जो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था और उसके तहत 5000 लोगों की हत्या हुई थी और अधिकांश हिंदू मारे गए थे, ये बात भी भूलना नहीं चाहिए। उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम लीगर्स मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। पहले वो महात्मा गांधी को अपना शत्रु नंबर 1 कहते थे, अभी वो बारी मेरी आई है, क्योंकि मैं सही सही बात कह देता हूं। सरदार साहब ने कोलकाता से लखनऊ जाकर जो बात करी, वो उसमें उन्होंने
दो महत्वपूर्ण बातें करी थी। उसमें ये कहा था कि लखनऊ में 70,000 मुस्लिम इकट्ठा होते हैं, मगर पाकिस्तान कश्मीर में जो कर रहा है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी। और सरदार तो बोलेगा ना, जो सही होगा वो सरदार बोलेगा, क्योंकि सरदार में ये हिम्मत थी और ये तथ्यों के आधार पर उनको कहना भी चाहिए। उसमें वो मुस्लिम विरोधी थे ऐसा नहीं, मगर लखनऊ के मुसलमानों को ऐसा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप दो कश्ती पर सवार नहीं हो सकते, आपको पाकिस्तान जाना है तो बिना झिझक जाइए। देखिए, जूनागढ़ में भी उन्होंने एक ऑफर दिया था कि जिनको पाकिस्तान जाना है उनकी संपत्ति में कुछ और जोड़ के हम, यानी मुसलमानों को पाकिस्तान जाना है तो वो हम उनको और भी कुछ, उनकी संपत्ति है वो भी ले जाएं और उसमें और कुछ जोड़ देवें। ये बात भी सरदार ने कहा था। सरदार कटु वक्ता थे, सही बात करते थे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि सरदार सेक्युलर नहीं थे। सरदार मुस्लिमों के विरोधी नहीं थे। और इसी लखनऊ के भाषण में उन्होंने आरएसएस के बारे में भी बात करी और आरएसएस को उन्होंने ये भी कहा कि आप ये मत मानिए कि हम 4 करोड़ मुसलमानों को यहां से भगाएंगे। उनके साथ शांति से सह अस्तित्व की बात करना और सरकार का ध्यान विकेंद्रित करने की कोशिश न करें। और आरएसएस को अपना छुरी चाकू और डंडा वो उसको छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के ऑफिसों ने उनको आरएसएस के साथ अलग ढंग से पेश आना पड़ेगा। तो ये बात जो थी वो बात कभी आमतौर पर बताई नहीं जाती है, क्योंकि जो अनुकूल बातें होती हैं वही बताई जाती हैं। उन्होंने ये कहा कि दे वेर आफ्टर ऑल नॉट वर्किंग फॉर सेल्फिश मोटिव्स एंड दे हैड देयर फॉल्ट्स एंड इट वाज कांग्रेसमैन्स ड्यूटी टू विन देम ओवर, नॉट टू सप्रेस देम। आरएसएस की भी अच्छाइयां जो थी उसको भी सरदार पटेल हमेशा प्रस्तुत करते थे। जैसे कि वो ये भी कहते थे कि मुसलमान, 4 करोड़ मुसलमान, उनको इस देश में रहने का अधिकार है, इसलिए द आरएसएस ऑन देयर पार्ट शुड लेट द 4 करोड़ ऑफ मुस्लिम टू रिमेन इन पीस इन इंडिया एंड नॉट डाइवर्ट द गवर्नमेंट्स अटेंशन। हिंदू महासभा को अपना बिस्तर, कहने खड़िया पोटला गुजराती में हम कहते हैं, बिस्तर या वो सब बांध के कांग्रेस में मर्ज होना चाहिए, कांग्रेस में विलीन होना चाहिए। महासभा को ये नहीं समझना चाहिए कि वो ही केवल अकेले हिंदुओं के हमदर्द हैं। उस हिंदुओं के बारे में बोलने की मोनोपोली केवल हिंदू महासभा की नहीं है, ये भी उन्होंने खुलकर उस भाषण में कहा था। तो ये सरदार साहब के 2 भाषण जो थे, जिसके बारे में बहुत हो हल्ला हुआ, और सरदार साहब के बारे में ये बातें भी हुई कि वो मुस्लिमों के प्रति आक्रोश रखते हैं, मगर सरदार साहब जो थे वो सेक्युलर थे। उन्हें जब आरएम बिरला ने पूछा कि मुसलमानों ने अपना पाकिस्तान ले लिया तो अपने भारत को अभी हिंदुस्तान क्यों घोषित न किया जाए, तो उन्होंने कहा कि अरे बिरला, हिंदू राष्ट्र का जो विचार है वो तो पागलों का ख्याल है, और आप ऐसी बात करते हो। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है, जैनियों का है, क्रिश्चियनों का है, जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन सभी का है। और
सरदार साहब ने कभी ये नहीं कहा कि सभी मुसलमानों को यहां से पाकिस्तान भगाया जाना चाहिए। इसलिए उनके बारे में बहुत कुछ गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। उसी प्रकार सरदार साहब को उर्दू के विरोधी के नाते भी कभी कभी प्रस्तुत किया जाता है। मुसलमानों के बारे में और उर्दू के बारे में, मुसलमान नियुक्तियों के बारे में सरदार साहब के जो एक्शंस थे, जो विचार थे, वो और कोई नहीं मगर बड़े मशहूर कांग्रेसी हिस्टोरियन और लेखक रफीक ज़करिया ने एक यानी आकाशवाणी पर जो व्याख्यान दिए थे उसकी पुस्तिका सरदार पटेल एंड इंडियन मुस्लिम्स वो भारतीय विद्या भवन ने प्रकाशित करी थी। और उसमें ढेर सारे उदाहरण रफीक ज़करिया कभी महाराष्ट्र के मंत्री भी हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, तो उन्होंने ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही हैं, इसमें रिकॉर्ड किए हैं। और सरदार साहब तो वास्तव में उर्दू के हिमायती थे। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि सरदार साहब तो उर्दू प्रेमी थे। मैंने कभी लंदन के मेरे कॉलम में एशियन वॉइस में सरदार साहब के उर्दू प्रेम और जोश मलिहाबादी क्रांति के शायर, शायर इनकलाब जो मशहूर थे, जोश मलिहाबादी, यानी आज़ादी के संग्राम में जोश मलिहाबादी की जो रचनाएं थीं वो लोगों में जोश पैदा करती थीं। हालांकि सरदार साहब ने इस जोश मलिहाबादी को अपने मंत्रालय में यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का, यानी वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के प्रभारी थे सरदार साहब। गृह मंत्री तो थे ही थे, रियासत के भी, रियासत रजवाड़ों के जो उसकी जो मिनिस्ट्री थी, स्टेट मिनिस्ट्री, उसके भी वो प्रभारी थे, और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो थे ही थे। मगर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के उर्दू सामयिक आजकल के संपादक के नाते जोश मलिहाबादी को यदि किसी ने नियुक्त किया तो वो सरदार साहब ने किया था। और मैंने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, जोश मलिहाबादी और सरदार साहब के संवादों के बारे में। आप एशियन वॉइस में डॉक्टर हरी देसाई और जोश मलिहाबादी या सरदार पटेल एंड जोश मलिहाबादी वो गूगल करेंगे तो आपको मेरे लेख गुजराती में या अंग्रेजी में भी मिल जाएंगे, और haridesaii.com पर भी ये लेख अवश्य मिल जाएंगे। और मैं जो जिसका जिक्र कर रहा था ज़करिया का, तो ज़करिया ने भी सरदार साहब का उर्दू प्रेम और ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी पर उर्दू सेवा क्यों अनिवार्य है उसके बारे में जो बात इसमें रिकॉर्ड की है वो मैं एक ही वाक्य पढ़ लेता हूँ आपकी जानकारी के लिए। सरदार साहब का कहना था कि उर्दू शुड बी included as one of the main languages of all India radio stations in some provinces, but I feel that if we have to make all India radio effective as an instrument of publicity and promotion of ideals of a secular state and culture among the large majority of Muslims and refugees, we must for the time being assign a portion of our all India radio programs from Delhi to Urdu। अब सरदार साहब भली भांति ये जानते थे, और मैं कई मार्कंडे काटजू जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, या तो प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, या तो प्रेसिडेंट रहे पंडित शंकर दयाल शर्मा, या तो पत्रकार शिरोमणि रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, या तो यूके में हमारे हाई कमिश्नर रहे कुलदीप नायर,
ये सब उर्दू माध्यम में पढ़े हुए लोग विशेष स्थानों पर पहुंचे, ये बताते हुए मुझे भी गर्व हो रहा है। उर्दू केवल मुसलमानों की भाषा नहीं है। जैसे कि आपको ताजुब होगा कि संस्कृत जो है वो केवल हिंदुओं की भाषा नहीं है। केरल यूनिवर्सिटी की संस्कृत विभागाध्यक्षा जो है वो मुसलमान है, और केरल में संस्कृत में जो स्नातक होती है, यानी आमतौर पर जो फर्स्ट आती है वो लड़की आमतौर पर मुसलमान होती है। वो हिंदू और मुसलमान का भेद भाषाएं नहीं करती, ये बात हमें समझ लेना चाहिए। और सरदार साहब भी भली भांति उसके बारे में ये कहते रहे। और आमतौर पर लोग कहते हैं कि सरदार साहब सेक्युलर शब्द प्रयोग नहीं करते रहे। सरदार साहब ने कभी सेक्युलर शब्द प्रयोग किया नहीं। हाँ, वो बहुत आए दिन सेक्युलर नहीं करते थे, मगर उनका आचरण जो था वो सेक्युलर था। और अभी भी मैंने उर्दू के बारे में जो बात करी उसमें जो कोट पढ़ा, और ऑल इंडिया रेडियो पर जो रफीक जकरिया के जो व्याख्यान हुए और जो संकलित हुए भारतीय विद्या भवन के मार्फत, उसमें वो सेक्युलर शब्द प्रयोग भी सरदार का रिकॉर्ड में है। इसलिए लोग सरदार साहब को न जाने क्या क्या कहते होंगे, मगर सरदार साहब मुसलमानों के हमदर्द तो थे ही थे। उर्दू के भी वो काफी हद तक प्रेमी थे। और वी शंकर जो आपके सचिव हुआ करते थे, आईसीएस हुआ करते थे, कभी कभी वी शंकर से वो जोश मलिहाबादी के शेर रिसाइट करने के लिए भी कहते थे। ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए। और मुशीरुल हसन ने इंडिया पार्टीशन द अदर फेस ऑफ फ्रीडम, उसमें जोश मलिहाबादी का, रोली बुक्स का ये प्रकाशन है, जोश मलिहाबादी की आत्मकथानक दर्दनाक जिंदगी का परिचय भी दिया है। और यादों की बारात जो जोश मलिहाबादी का जो आत्मकथानक है, उसमें भी उन्होंने सरदार साहब के बारे में वो पहले क्या मानते थे। वो बोले कि वो उनका चेहरा ऐसा है कि जैसे वो मुझे घृणा होती है। मगर एक बार जब सरदार साहब के पास नेहरू ने उनको जाने के लिए कहा, तो जोश मलिहाबादी का अनुभव कुछ और ही था। और वो जोश मलिहाबादी खुद ही लिखते हैं, और उन्होंने कहा भी सरदार साहब को, यानी नेहरू को उस वक्त कहा था कि मैं सरदार से मिलना नहीं चाहता। तो नेहरू ने कहा कि भैया क्यों नहीं मिलना चाहते हो? तो उन्होंने अंग्रेजी में उसका उत्तर दिया था, बिकॉज ही, यानी सरदार, हैज गॉट अ क्रिमिनल फेस। समझे? तो देखिए, जो आदमी ये मानता था वो सरदार के पास गया, तो जोश ने कहा कि मैं आपको विशेष कारण से मिलने के लिए उत्सुक था। तो उन्होंने कहा क्या? तो जोश को सरदार साहब ने भी कहा था कि आपने सुना होगा कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूं। मुझे मालूम है कि आप ऐसी पूर्वधारणा रखते होंगे। जोश मलिहाबादी ने ये सब पूर्वधारणाएं जो थी वो बाहर से जो सुना हुआ था उसका स्वीकार किया। और जब सरदार साहब के साथ उनका जो संवाद हुआ, तो उसके बाद में तो उनको जो भारतीय आर्मी के चीफ थे राय ब्यूचर, वो जैसे सरदार साहब में रोमन सम्राट का चेहरा देखते थे, उसी प्रकार जोश मलिहाबादी भी सरदार साहब से उतने प्रभावित हुए। और जब वहाँ से निकले, सरदार के घर से निकले, औरंगजेब रोड से जब गए, तो सीधा सीधा मौलाना आज़ाद के यहाँ पहुँचे और बोले कि सरदार साहब से मैं मिलकर आया हूँ।
तो मौलाना को आश्चर्य हुआ, आप सरदार से मिले? मौलाना आजाद, आपको तो मालूम होगा कि मौलाना आजाद को सरदार के प्रति एक प्रकार का विशेष द्वेष भाव था, और सरदार को पार्टीशन का वो टॉर्च बेरर कहते थे। यानी ये हमेशा उन्होंने कहा, और अपना इंडिया विंस फ्रीडम जो किताब है उसमें भी उन्होंने ये बात लिखी है। हालांकि मौलाना का सरदार साहब के प्रति जो द्वेष भाव था वो बहुत स्पष्ट था, इसलिए हमें उसमें कोई ज़्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। मगर ये जोश मलिहाबादी जिनको सरदार साहब ने आजकल जो सामयिक निकाय मैगजीन, जो उर्दू मैगजीन उनकी मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का उन्होंने जो मैगजीन शुरू किया, उसके संपादक पद पर नियुक्त करने की ठान ली, और उन्होंने अपने जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे मेहता, उनको आदेश दिया कि जोश मलिहाबादी को नियुक्त किया जाए, और उसमें विलंब हुआ, उनका अपॉइंटमेंट लेटर आने में विलंब हुआ, तो वो मेहता साहब को दिल्ली से बहुत दूर सरदार साहब ने ट्रांसफर कर दिया था। ये जोश मलिहाबादी पद्म भूषण लेकर 1956 में पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान तो गए, मगर इतने पछताए कि यादों की बारात में उन्होंने सब कुछ लिखा है। वहां जाके वो भारतीय एजेंट माने जाते थे, और उनको क्या क्या परेशानियां हुई, उनको क्या क्या वायदे किए गए थे, और क्या क्या उनकी दुर्दशा हुई। लौटना चाहते थे, मगर मौलाना आजाद ने कहा कि यदि वापस आएंगे तो मैं गिरफ्तारी कराऊंगा। तो पहले तो जाने के लिए नेहरू ने कहा था कि आप जाना नहीं है, आपको जाना है और अपने बच्चों को भेजना है वहां, तो भेज दीजिए और 4 महीने रहकर आइए, छुट्टी हम दे देंगे। मगर जोश मलिहाबादी को जोश आ गया वहां जाने का, और इतने पछताए कि बहुत विकट परिस्थिति में उनको अंतिम दिन गुजारना पड़ा। तो ऐसे जोश मलिहाबादी सरदार साहब, ऐसे लेफ्टिस्ट जो पोएट थे, शायर थे, वो सरदार साहब को आपको भली भांति मालूम होगा कि उनको वामपंथियों के बारे में कोई ऊंची राय नहीं थी, या तो उनका विरोध हमेशा रहा वामपंथियों से, फिर भी जोश मलिहाबादी के प्रति अनुराग था। और वी शंकर को वो अक्सर कहते थे, अरे भाई वो जोश मलिहाबादी के कुछ शेर हमें सुनाओ। तो सरदार साहब की जो विभावना पैदा की जाती है कि मुस्लिम विरोधी थे, वो हिंदू नेता थे, वो हिंदू राष्ट्र के समर्थक थे, ऐसे थे वैसे थे, नहीं नहीं नहीं, वो हिंदू राष्ट्र को पागलों का ख्याल कहते थे। मुसलमानों के प्रति उनको कोई दुर्भाव नहीं था। हिंदू होने के नाते स्वाभाविक रूप से हिंदुओं के प्रति विशेष अनुराग होगा। मगर सरदार साहब कभी कोई मंदिर गए हों ऐसा हमने नहीं सुना। एक बार कन्याकुमारी में अंतिम दिनों में वो दर्शन के लिए गए थे, विशेष आग्रह लोगों का होगा तो। बाकी सरदार साहब कभी मंदिरों में दर्शन वगैरह या तो दिखावे के वास्ते कभी गए हो ऐसा नहीं है। बचपन में स्वामीनारायण संप्रदाय के उनके पिताजी आस्तिक थे, उनमें श्रद्धा थी, तो कभी पिताजी के साथ जाया करते थे। मगर सरदार साहब कभी भी धर्म विद्वेष की बात नहीं करते थे। ही वॉज सच इंडिपेंडेंट न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेटर। उसकी कई मिसालें हमें मिल सकती हैं। एक ही मिसाल मैं देकर अपनी बात पूरी करूंगा आज के एपिसोड के लिए। नवाब हमीदुल्लाह खान, जो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बहुत अच्छे दोस्त थे और भोपाल के नवाब थे, उनकी शाहजादी पटौड़ी में ब्याही थी। पटौड़ी
जो कैप्टन पटौड़ी है उनकी माता जी, कैप्टन पटौड़ी थे ना क्रिकेट के कैप्टन, उनकी माता जी, और जब नवाब हमीदुल्लाह खान की शहजादी और उनके दामाद वो राइट्स में फंस गए थे, तो सरदार पटेल ने उनको वहाँ से सुरक्षित निकालने की जो व्यवस्था की थी, तो नवाब हमीदुल्लाह खान ने उनका कैसे शुक्रिया अदा किया था वो भी पढ़ने लायक है। आज के एपिसोड में इतनी बात। आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरदार पटेल के बारे में सच्चाई प्रसारित करें, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रही है, तो हमें तथ्यों के आधार पर ये सत्य उजागर करना होगा। आज के लिए इतनी बात। कल हम मिलेंगे बराबर रात को 9 बजे। नमस्कार।